अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो से हम अपनी CSS की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने HTML आपको कंप्लीट कवर करवा दी थी, तो आज से हम CSS को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है वो CSS होती क्या है, ठीक है। CSS जो होती है, हमने देखा था कि HTML के अंदर हम वेब पेज का कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी टेक्स्ट होगा हमारे वेब पेज के ऊपर, जितनी भी इमेजेस होंगी, लिंक्स वगैरह होंगे, या जितना भी आप टेक्स्ट वगैरह देख लें, तो वो सारा हम HTML को यूज़ करके लिखते हैं। अब उस टेक्स्ट को हमने स्टाइलिंग देनी है, तो उसके लिए हम CSS को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैंने अपना Day 5 नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसमें मैंने ये एक फ़ाइल बनाई हुई है। आज जो हमने टॉपिक कवर करने हैं इसमें मैंने वो लिखे हुए हैं। और एक मैंने practice.html नाम से एक HTML की फ़ाइल बनाई हुई है, जिसमें ये HTML का कोड है, ठीक है। ये फ़ाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के ऊपर आज हम जो भी CSS का काम करेंगे वो इसी के ऊपर ही हम करेंगे, ठीक है। इसकी आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी CSS को। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू CSS। मैंने आपको बताया कि HTML जो होती है वो वेब पेज के अंदर कंटेंट को ऐड करने के लिए यूज़ होती है। मतलब जितना भी उसके अंदर टेक्स्ट होगा वो हमारा HTML के थ्रू एंटर किया जाएगा। और CSS जो होती है वो उस टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक हेडिंग है, तो इस हेडिंग का क्या कलर होगा, ये सेंटर में आएगी, या इसको जितनी भी स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है मैं CSS को यूज़ करके स्टाइलिंग परफॉर्म करूँगा। अब CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और ये हमारे वेब पेज के अंदर स्टाइल्स ऐड करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब CSS का जो बेसिक फॉर्मेट होता है ना, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। मैं सबसे पहले एक HTML CSS फाइल बनाऊंगा। मैं इसका नाम रख लेता हूँ practice.css.css, ठीक है। अब ये मेरी फाइल बन गई CSS की, ठीक है। अब ये मेरा HTML का कोड है और यहाँ पे मेरा CSS का कोड लिखा जाएगा। CSS लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, अगर तो मैंने इस हेडिंग को, ये H1 नाम से जो हेडिंग है, मैंने इसको स्टाइलिंग देनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी CSS फाइल के अंदर जाऊँगा, इस H1 को मैं चूज़ करूँगा और उसके बाद मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग परफॉर्म करूँगा। मैं क्या करूँगा, H1 को मैंने पकड़ा, दो ब्रैकेट्स लगाई मैंने अपनी, ये करली ब्रेसेस जो मैंने अपनी लगाई हैं, इसके अंदर मैं अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ को लिखूंगा, ठीक है। अब जितनी भी मैं इसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा वो इस H1 के ऊपर ऐड हो जाएंगी। अब ये H1 मेरे वेब पेज के अंदर जितने भी H1 होंगे उन सब के ऊपर परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। H1 को मैंने चूज़ कर लिया कि किस एलिमेंट के ऊपर मैंने CSS अप्लाई करनी है, ठीक है। अभी मैं उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कलर, हम कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। इसकी आउटपुट में ब्लू अभी शो नहीं होगा। वो क्यों? वो इस वजह से नहीं शो होगा, मैंने CSS नाम से फाइल बना ली है और मैंने HTML नाम से भी फाइल बना ली है। अब वजह क्या है, मैंने इन दोनों को लिंक नहीं किया, इस वजह से H1 के ऊपर ये कलर परफॉर्म नहीं हुआ। तो इसको लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को, CSS की फाइल को, हम जस्ट टाइटल से नीचे हम लिखेंगे लिंक
CSS, ये मेरा रिलेशन आ गया कि ये रिलेशन क्या है, रिलेशन है स्टाइल शीट, मतलब ये जो फाइल है वो स्टाइल करेगी मेरी HTML को या HTML का जो कंटेंट है, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा। फाइल का नेम क्या है, प्रैक्टिस डॉट सी एस एस, मेरे पास सजेशन में आ गई है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे H1 के ऊपर कलर परफॉर्म हुआ है या नहीं। तो ये देख लें, हमारे H1 के ऊपर कलर परफॉर्म हो गया है। तो यही काम होता है, हमारी CSS जो होती है वो हमारे वेब पेज के अंदर स्टाइलिंग ऐड करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब आपको स्टाइल करना आ गया। ठीक है, अब CSS की जो हमारे पास टाइप्स होती है ना, वो 3 तरह की CSS होती है। सबसे पहली टाइप जो है वो इनलाइन CSS होती है। इनलाइन CSS में आ जाते हैं। इनलाइन CSS वो होती है कि हम HTML का टैग हमने लिखा, हमने उसके उसी टैग के अंदर हमने उसको स्टाइल कर दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैं करूँगा, इसको कलर दे देता हूँ मैं। कलर इसको मैं दे देता हूँ, aqua दे देते हैं। ठीक है, अभी मैं इस कोड को उड़ा देता हूँ। ठीक है, अभी देखेंगे हम कि इस जो H1 का कलर है वो एक्वा हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम जो होता है वो इनलाइन CSS को होता है कि हम उसी टैग के अंदर उसकी CSS लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है मेरी इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में क्या होता है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हम जितनी भी CSS ऐड करेंगे हम वो स्टाइल के टैग के अंदर लगाएंगे। ठीक है, मैंने हेड टैग्स क्लोज होने से जस्ट ऊपर अपना स्टाइल का टैग लिखा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा H1 और इसके अंदर मैं अपनी CSS लिख दूँगा कलर। इसको भी मैं एक्वा रख देता हूँ। अभी हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। हमारी आउटपुट एक्वा ही है। मैं इसको येलो रखता हूँ, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। येलो, ओके। तो ये मेरी H1 जितने भी थे हमारे, उनका कलर येलो हो गया। ठीक है, ये थी मेरी इनलाइन सॉरी इंटरनल CSS। ठीक है, अब ये इंटरनल CSS जो होती है ना, वो मैंने उसी सेम फाइल के अंदर स्टाइल का टैग बनाना है, और उसके अंदर मैंने अपनी जितनी भी वेब पेज की CSS है वो मैं ऐड कर दूंगा। इसको हम ऐसा करते हैं, वेब पेज के ना सबसे लास्ट पे लगा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं इसको बॉडी के टैग के बाद लिख देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं हमारी CSS अप्लाई होगी या नहीं। तो भाई हमारी CSS की फाइल अप्लाई हो रही है। ठीक है, आप इसको बेशक ऊपर लगाओ बेशक नीचे लगाओ, ये अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, CSS इसका बेसिक काम होता है कि हमने स्टाइल का टैग लगाना है, हमने उसके अंदर अपनी सारी CSS लिख देनी है। लेकिन इनलाइन और इंटरनल CSS, ये दोनों जो CSS की टाइप्स हैं ये हम यूज़ नहीं करते। हम जब भी अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे हम हमेशा एक्सटर्नल CSS को यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल CSS जो होती है वो हम एक अलहदा से फाइल बनाएंगे जिसकी
एक्सटेंशन होगी डॉट सी एस एस, और उसके अंदर हम अपना सेपरेट सी एस एस का कोड लिखा करेंगे जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सी एस एस। ठीक है, और उसको हमने लिंक कर देना है अपने एच टी एम एल के साथ, तो वो दोनों फाइल्स आपस में मिल जाएंगी, और इस फाइल के अंदर हम जितना भी कोड किया करेंगे सी एस एस का, वो इसके ऊपर अप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। एक और जो ज़रूरी क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है कि अगर तो मैंने एक टैग के ऊपर तीनों सी एस एस अप्लाई की हुई हैं तो उसके ऊपर कौन सी सी एस एस लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने H1 के ऊपर इनलाइन सी एस एस भी लगा दी है, और इसको मैं कलर दे देता हूँ, येलो दे देता हूँ, और इंटरनल सी एस एस भी मैंने लगा दी है, और इसको मैं कलर दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं एक्सटर्नल सी एस एस में H1 को चूज करता हूँ, और यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं ब्लू। अभी जो बात ध्यान में रखने वाली है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा पावर होती है किसी भी टैग के ऊपर सी एस एस की, वो होती है इनलाइन सी एस एस की। मतलब उसके साथ जो हमारी सी उसी टैग के साथ जो हमारी सी एस एस लिखी हुई है वो उस टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर तो हमने इनलाइन सी एस एस नहीं लिखी तो हमारी इंटरनल सी एस एस उसी टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने ये दोनों सी एस एस नहीं लगाई तो हमारी एक्सटर्नल सी एस एस यूज होगी, अप्लाई होगी उस टैग के ऊपर। अब इस टैग के ऊपर हमारी इनलाइन सी एस एस यूज होगी, और इस जो H1 जो हमने नीचे H1 लिखा हुआ था, ये H1, इस टैग के ऊपर हमारी इनलाइन इंटरनल सी एस एस अप्लाई होगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर इनलाइन सी एस एस नहीं की हुई, तो इस वजह से इस टैग के ऊपर ज़्यादा पावर जो है वो इनलाइन सी एस एस की है, एक्सटर्नल सी एस एस अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब इस टैग की जो आउटपुट है और इस टैग की जो आउटपुट है वो दोनों डिफरेंट होंगी। देख लेते हैं। हमारी इनलाइन सी एस एस लगी इस टैग के ऊपर, और इस टैग में जो हमने हेडिंग को कलर दिया था हमने ग्रीन कलर दिया था, और वो ग्रीन कलर मैंने इंटरनल सी एस एस में दिया था। एक्सटर्नल सी एस एस अप्लाई ही नहीं होगी। इस वजह से ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसीलिए अब जो हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स अपने बनाते हैं वो हम एक्सटर्नल सी एस एस को यूज़ करके बनाते हैं, हम ये सी एस एस यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, ना इनलाइन ना इंटरनल। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी। देख लेते हैं अब हम हमारी इस टैग की क्या आएगी। तो ये हमारी एक्सटर्नल सी एस एस अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात तो क्लियर होगी। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया सी एस एस का, हमने बेसिक फॉर्मेट्स पढ़ लिया सी एस एस का, हमने इनलाइन इंटरनल और एक्सटर्नल सी एस एस को भी देख लिया है। अब जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है मेरी कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कलर प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, ये जो हमारा कोई भी टैग होता है उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यूज होती है ये कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब ये जो टैग है हमारा हेडिंग का,
हमने इसको हेडिंग को हमने कलर दिया है ब्लू। ठीक है, जो कलर प्रॉपर्टी होती है वो हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है मेरी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। अब बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, ये मेरा एलिमेंट जो भी होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है उसका कलर चेंज करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, देख लेते हैं हम अपनी H1 के ऊपर अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। हम एक टैग को चूज़ करके हम मल्टीपल CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। मैं नीचे आता हूँ और मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ, येलो दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और ये मेरा कलर और ये मेरा बैकग्राउंड कलर। मैंने आपको HTML में बताया था कि हमारी हेडिंग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं, मतलब वो अपनी पूरी लाइन की जगह घेरती हैं। ठीक है, तो इस हेडिंग को जैसे ही मैंने कलर दिया तो वो पूरी उसने लाइन ऑक्यूपाई की हुई थी, जो कि अब हमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये बात भी हमारी क्लियर होगी। हमने कलर प्रॉपर्टी भी देख ली, हमने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी भी देख ली। अब जो थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी आती है वो है मेरी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज मतलब हमने ये जितना भी टेक्स्ट है ना, हमने इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले जो मेरे पास प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, मैं इसी के अंदर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज करता हूं। अब टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जो है वो मेरे पास लेफ्ट भी है, राइट भी है, सेंटर भी है और जस्टिफाई भी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बेसिकली काम क्या करती है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी जो है वो मेरे टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए यूज होती है। मतलब ये अभी जो मैंने अपनी हेडिंग लिखी है इसकी जो अलाइनमेंट है वो अभी लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस हेडिंग को सेंटर में ले आऊँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसको सेंटर में ले आऊँगा। अब क्या होगा कि ये दोनों जो H1 की हेडिंग्स हैं ये मेरी दरमियान में आ जाएंगी। ठीक है, पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, ये मेरी दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेरी दरमियान में आ चुकी हैं। अब अगर तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस हेडिंग को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, राइट लिखूँगा, तो ये मेरी हेडिंग्स जो हैं वो राइट साइड पे शिफ्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट अलाइन ये जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा अपने पेरेंट के हिसाब से अपनी जगह लेती है। अभी इसको जो पेरेंट है इस हेडिंग का, वो ये पूरी HTML का जो पेज है ये इसका पेरेंट है। अगर तो मैं एक डिव बनाता और मैं उसको इसकी जो विड्थ है वो मैं कम कर देता तो ये अपनी पेरेंट के हिसाब से अपने राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इस H1 को विड्थ दे देता हूँ 50% पेज का। ठीक है, अब क्या होगा कि ये पेरेंट के हिसाब से अपनी राइट साइड पे आ जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने विड्थ का हाफ कर दिया है अभी। ठीक है, मैंने पेज जैसे ही रीलोड किया मेरी ये जो हेडिंग्स हैं ये अपने पेरेंट के हिसाब से राइट साइड पे शिफ्ट हो चुकी हैं। अभी जो इनका पेरेंट है वो
बॉडी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। जो मेरी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमेशा अपने पेरेंट के हिसाब से अपनी जगह लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, हमने राइट देख लिया, लेफ्ट देख लिया, सेंटर देख लिया। अब हम देखते हैं जस्टिफाई। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ के ऊपर अपनी जस्टिफाई प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, मैं अभी ये पैराग्राफ आपने देख लेना है। ठीक है, एक मिनट। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या काम करता है, वो अपनी जो हॉरिजॉन्टली, ये जो मैंने लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टली बाउंड्रीज लेफ्ट एंड राइट को सेम कर लेता है। ये मेरा जस्टिफाई प्रॉपर्टी का काम होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि हमारा जो पैराग्राफ है उसने हॉरिजॉन्टली अपना जो उसकी बाउंड्रीज हैं लेफ्ट और राइट से उसने वो सेम कर ली हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करने से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो आती है फॉन्ट वेट। अब फॉन्ट वेट का क्या मतलब है, फॉन्ट वेट का ये मतलब है कि हमने अपने टेक्स्ट को कितना बोल्ड रखना है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, फॉन्ट वेट मैं इसको कर देता हूं अभी के लिए बोल्ड। अभी ये जो मेरा पैराग्राफ है ये मेरा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे ही बोल्ड की प्रॉपर्टी अप्लाई की पैराग्राफ के ऊपर तो ये मेरा पैराग्राफ बोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब ये जो हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, मैं इसको नॉर्मल भी कर सकता हूं। मतलब हमने अपने टेक्स्ट को कितना बोल्ड करना है, इनकी रेंज होती है 100 से 900 के बीच में। 100 से लेकर 900 के बीच में, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 900 के बीच में हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। जो मैंने अभी नॉर्मल प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है अपने पैराग्राफ के ऊपर, ये मेरी 400 की रेंज है इसकी। अगर तो मैं इसकी रेंज कम कर देता हूँ तो इसकी बोल्डनेस जो है वो कम हो जाएगी। मैं इसको 200 पे करता हूँ, अभी देखते हैं। तो ये कम हो चुकी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। मैं इसको 400 ही रहने देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, मैंने बोल्ड भी देख लिया, नॉर्मल भी देख लिया। अब बोल्डर जो है वो अकॉर्डिंग टू पेरेंट खुद को बोल्ड करेगा या लाइट करेगा। उसी तरह ही जैसे मैंने टेक्स्ट अलाइन, जो मैंने बताया था आपको, मैंने विड्थ उसकी कम की थी इसकी, जो मैं इसको हेडिंग को लेके आया था। इसी तरह ये हमारे पास जो फॉन्ट वेट का बोल्डर जो वैल्यू है वो अपने पेरेंट के हिसाब से खुद को लाइट और बोल्ड करेगी। ठीक है, मैं इसको लाइट करके देखता हूँ। ठीक है, लाइटर। ठीक है, वो अभी अपने पेरेंट के हिसाब से ही चेंज कर रही है। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ चुकी होगी। तीसरे नंबर पे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन।
टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब है कि हमने अपने टेक्स्ट को डेकोरेट करना है, उसके नीचे हम लाइन लाना चाहते हैं, उसके ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं, हम उसके क्रॉस कर देना चाहते हैं। ठीक है, आपने अक्सर वेबसाइट के ऊपर प्राइसिंग वगैरह देखी होगी, वो हमारी प्राइस को काट के नई प्राइस लिखी होती है, वो हम एक इसी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके लगाते हैं। मैं अभी H1 के ऊपर टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी लगाऊंगा और इसको हम कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब अंडरलाइन करने से क्या होगा, H1 के नीचे एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसकी हम इसको हम ओवरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ओवरलाइन हम करते हैं तो ये लाइन इस हेडिंग के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तीसरा जो इसकी थी प्रॉपर्टी, वो थी हमारी ओ अंडरलाइन होगी, ओवरलाइन होगी और हमारी लाइन थ्रू प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जो कि हमारी प्राइस को काट के लिखती है, लाइन थ्रू। ठीक है, अभी हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो ये मेरी लाइन थ्रू प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। इसका जो बेसिक काम होता है वो हम जब अपने एंकर के टैग बनाते हैं तब हम उस एंकर के टैग को उसके नीचे, आपने अक्सर देखा होगा कि उसके नीचे लाइन आ जाती है कुछ। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ, गूगल लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी ये हमारे वेब पेज में ये गूगल लिखा हुआ आ गया है लिंक। तो अभी इसके नीचे जो हमारी ये लाइन आई हुई है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एंकर के टैग को चूज़ करूँगा और मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा। तो क्या होगा, जो इसके नीचे लाइन लिखी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये एक लिंक है जिसके नीचे कोई लाइन नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो चुकी है। अब लाइन टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद लाइन हाइट। लाइन हाइट से क्या मुराद है कि हमने अपने जो लाइंस हैं उनके बीच में कितना हमने डिफरेंस रखना है, कितनी उनके बीच में हमने हाइट रखनी है। ठीक है, मैं पैराग्राफ के ऊपर लगाता हूँ, आपको फिर ज़्यादा क्लियर होगा। मैं क्या करूँगा, लाइन हाइट की प्रॉपर्टी है, ओके, लाइन हाइट मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, तो अभी तो ये हमारी नॉर्मल ही प्रॉपर्टी अप्लाई हुई भी है। मैं इसको कर देता हूँ 2.5 कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं तो ये क्या होगा, इसकी जो हाइट है ये नॉर्मल की जो वैल्यू है उस उतने गुना ये अप्लाई होगी। अभी ये देखें, अगर तो ये मेरी नॉर्मल वैल्यू अगर अप्लाई हुई भी है लाइन हाइट के ऊपर, तो 2.5 का मतलब ये है कि नॉर्मल का 2.5 हिस्सा। ठीक है, अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो नॉर्मल का 3 गुना। ठीक है, अभी 2.5 गुना ये लाइन हाइट अप्लाई हुई भी है। मैं इसको 3 पे सेट करता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल की 3 गुना हाइट अब इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ चुकी होगी। मैं इसको 1 करता हूँ तो ये देख लें कम होगी, इसको 1.5 पे करते हैं तब ये आई थिंक नॉर्मल हो जाएगी, तब भी सेम ही है, इतनी डिफरेंस तो आया ही है। इसको हम नॉर्मल ही कर देते हैं, अभी ये नॉर्मल हो जाएगी, ये नॉर्मल है। ठीक है, आई होप कि आपको ये लाइन हाइट वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेरी लेटर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी है। लेटर स्पेसिंग मतलब कि हमने जो
टेक्स्ट लिखा है, हम उसके लेटर्स के बीच में हम कितना डिफरेंस चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। मैं H1 के ऊपर अप्लाई करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। लेटर स्पेसिंग, मैं इसको अभी पिक्सल में देता हूँ, मैं इसको 4 पिक्सल दे देता हूँ। अभी देखते हैं, ये मेरी अप्लाई हो चुकी है। अभी लेटर्स के बीच में जो फ़र्क है वो आ चुका है। ठीक है, लेटर स्पेसिंग भी हमारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट है हमारा फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको बता दिया है। फ़ॉन्ट साइज़ आई थिंक नहीं बताया। फ़ॉन्ट का साइज़ मैं लिखता हूँ जैसे ही फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ फैमिली का मतलब क्या है कि हम अपने फ़ॉन्ट को कितना बड़ा लिखना चाहते हैं, उसके लिए हम अपना फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। मैं इसको अभी 10 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये मेरी उतनी बड़ी हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, 10 पिक्सल ज़्यादा छोटी हो गई है, मैं इसको 50 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, ये मेरी हेडिंग्स उतनी बड़ी हो चुकी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ भी हमने देख लिया। नेक्स्ट जो मेरे पास प्रॉपर्टी है ये है फ़ॉन्ट फैमिली, कि हमारा जो टेक्स्ट है उसकी क्या टाइप होगी। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं। अभी जो मैं इसके ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करता हूँ, मतलब जो टेक्स्ट की टाइप है, मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ एरियल। ठीक है, अभी ये देखना प्रॉपर्टी चेंज हुई, उसकी टाइप चेंज हो चुकी है। मैं इसको वापस थोड़ा सा करता हूँ, आपको देखना। मैंने वो प्रॉपर्टी हटाई, अभी ये देखना हेडिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो ये टाइप्स होती हैं जो हम फ़ॉन्ट फैमिली की टाइप्स अपने टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट्स देख सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, CSS फॉन्ट स्टैक। इस वेबसाइट के ऊपर आपको हर किस्म का फ़ॉन्ट मिल जाएगा, बेशक वो एरियल है। ये देखें, अब एरियल फ़ॉन्ट्स फैमिली है, इसमें विंडो में 99 और मैक में 98% एरियल। इसी तरह ये जितनी भी प्रॉपर्टी जो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को लगा सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट ब्राउज़र्स होते हैं जो कि फ़ॉन्ट फैमिली को सपोर्ट नहीं करते, तो तब क्या होता है, हम एक फ़ॉन्ट फैमिली नहीं लगाते, हम मल्टीपल फ़ॉन्ट फैमिलीज़ लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ लगाते हैं, ठीक है, या एरियल लगा देते हैं। ठीक है, अब एरियल फ़ॉन्ट फैमिली हमने अप्लाई की है। अभी तो मेरा ये जो क्रोम है ये एरियल फ़ॉन्ट फैमिली को सपोर्ट करता है। अगर हमारा जो ब्राउज़र है वो फ़ॉन्ट फैमिली को इसको सपोर्ट नहीं करता, तो इस फ़ॉन्ट फैमिली को वो अप्लाई कर देगा। अगर तो वो इस फ़ॉन्ट फैमिली को भी सपोर्ट नहीं करता तो वो ये फ़ॉन्ट फैमिली लगा देगा। तो इसी तरह हम मल्टीपल फ़ॉन्ट फैमिलीज़ अपने लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली इज़, अगर कोई ब्राउज़र कोई फ़ॉन्ट फैमिली नहीं सपोर्ट करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले ही नहीं होगा। हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वेब पेज के ऊपर, सिर्फ क्या होगा, हमारी फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई है। फ़ॉन्ट फैमिली हमने देख ली। इसके बाद हमारे जो हैं वो यूनिट्स हैं CSS के अंदर। CSS के अंदर हमारे दो टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड रिलेटिव यूनिट्स।
एब्सोल्यूट्स यूनिट्स वो होते हैं जो कि हमारे फिक्स्ड यूनिट्स होते हैं, मतलब मेरे लैपटॉप में वो फिक्स होंगे और वो आपके लैपटॉप में भी वो फिक्स होंगे। इसमें हमारे पिक्सल आ जाते हैं। मतलब अब अगर तो हमने एक रूम की ही पैमाइश करनी है तो हम फुट्स के अंदर करेंगे, मीटर्स के अंदर करेंगे। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो हमारे जो मैयर करने के लिए यूनिट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं किसी भी रूम्स की, हमने अगर लेंथ हाइट या विड्थ फाइंड करनी है या लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पिक्सल्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, ये एब्सोल्यूट यूनिट्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। अब जो एक स्क्रीन का 1 इंच होता है, ठीक है, उसके अंदर मेरे 96 पिक्सल आते हैं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये फाइल मैं आपको दे दूंगा नीचे, मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं अपना गिटहब का लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से आप ये कोड भी देख लेंगे, आप ये जो मैंने लिखे हुए हैं टॉपिक्स, ये नोट्स जो बनाए हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। एक पिक्सल जो होता है, 1 इंच सॉरी, वो मेरा 96 पिक्सल के बराबर होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जब हमने अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनानी है, मतलब कि हमारी जो वेबसाइट है उसका जो यूआई है वो मोबाइल के ऊपर भी ब्यूटीफुल नज़र आए वो वेबसाइट, और कंप्यूटर के ऊपर भी वो वेबसाइट ब्यूटीफुल नज़र आए, मतलब साइज़ चेंज करने से उसके एलिमेंट्स चेंज हो जाएं, तो उसके लिए हम पिक्सल को यूज़ नहीं करते, ठीक है। क्योंकि पिक्सल जो है वो हमारे फिक्स्ड होते हैं, जबकि हमें रिस्पॉन्सिव में करने के लिए हमें रिलेटिव यूनिट्स चाहिए होते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि पिक्सल को हम यूज़ नहीं करते। वैसे हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादातर एब्सोल्यूट यूनिट्स में पिक्सल ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी और भी यूनिट्स हैं हमारे पास, जैसे पीटी, पीसी। पीटी के अंदर 72 पीटीज जो होते हैं वो 1 इंच के अंदर होते हैं। इसी तरह जो पीसी होते हैं वो 12 पीटी जो होते हैं वो एक पीसी के अंदर होते हैं। इसी तरह सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, तो वो ये यूनिट्स जो हैं वो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, हम पिक्सल ही यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट्स में आ जाता है, जो दूसरी टाइप है वो है मेरी रिलेटिव टाइप, ठीक है। मतलब किसी और को देख के वो अपनी वैल्यू चेंज करता है, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला हमारा यूनिट है वो है परसेंटेज। सेकंड जो यूनिट है वो एम्परसाइंड, ई एम जिसको हम कहते हैं। थर्ड जो हमारा यूनिट है वो है रैम, और फोर्थ यूनिट है वो है सी एच। फिफ्थ यूनिट जो है वी एच, और सिक्स्थ वी एच प्लस मैनी मोर, ठीक है। मतलब परसेंटेज का मतलब क्या है कि स्क्रीन का कितना परसेंट, ठीक है। अभी ये स्क्रीन की जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 100% है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज में बताते हैं कि स्क्रीन का 50%, स्क्रीन का 30%, 20%, हम इसके हिसाब से काम करते हैं। ईएम का मतलब है करंट साइज। इसी तरह रैम अकॉर्डिंग टू पेरेंट रिलेटेड वो अपना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू पेरेंट रैम जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी जो फंक्शनैलिटीज़ है वो अप्लाई करता है। मतलब अगर जो रैम है, अगर मैंने एक हेडिंग बनाई है उसमें मैं क्या करूँगा, मैं उसको विड्थ दे दूँगा 50% दे देता हूँ, और मैं उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, तो वो 50% विड्थ के हिसाब से अपने ऊपर जो विड्थ की प्रॉपर्टीज़ है वो अप्लाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ हमारा यूनिट है वो है सी एच, फिफ्थ वी एच, एंड सिक्स्थ क्या है वी एच प्लस मैनी मोर।
हम इस रिलेटिव जो यूनिट्स हैं हम इसमें भी परसेंटेज, ईएम और रैम को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम बाकी यूनिट्स को यूज़ नहीं करते। अगर तो आपने पढ़ना है यूनिट्स के बारे में डिटेल में तो आपने लिखना है यूनिट्स इन CSS MDN। आपने जिस भी टॉपिक को पढ़ना है आप MDN की वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपको हर किस्म का जो टॉपिक है, बेशक वो HTML का हो CSS का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यूनिट्स में आ जाते हैं तो ये जितने भी हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं वो हम यहीं पे ही कवर करेंगे। ये देखें, इंचज़ में भी है, PC में भी है, PT में भी है। अगर तो मैं इस यूनिट को अप्लाई करना चाहूँ तो इसको भी कर सकता हूँ, इसको करना चाहूँ तो ये आप देख लें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आ चुकी होगी। एक, अगर आपने फ़ॉन्ट्स देखने हैं तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है, और अगर आपने और भी डिफरेंट टॉपिक्स आप उनकी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं। मैं आपको इतना पढ़ाऊँगा कि आप आराम से अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।